बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं दो चीज़ें, एक स्टोमेटा, दूसरा ट्रांसपायरेशन, और अगर टाइम बचा तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले ये स्टोमेटा वाला मसला अच्छी तरह से समझ लें। देखें, पहले तो आपको सरसरी तौर पर ये बता दें कि स्टोमेटा सिर्फ लीफ में होते हैं और मेजॉरिटी ऑफ लैंड प्लांट्स में लीफ की लोअर एपिडर्मिस में होते हैं, और जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनकी अपर एपिडर्मिस में भी होते हैं, लोअर में भी होते हैं। तो ये कन्फ्यूजन्स कुछ हैं। बाज़ जगह कहा गया कि डाइकॉट में सिर्फ लोअर में है, मोनोकॉट में अपर में नहीं है। डाइकॉट मोनोकॉट का मसला नहीं है। अपर और लोअर दोनों एपिडर्मिस में स्टोमेटा सिर्फ एक्वेटिक प्लांट्स में है, जो पानी में रहते हैं उनमें। लैंड वाले जिनको मीजोफाइट्स कहते हैं, इनके सिर्फ लोअर एपिडर्मिस में होंगे। इसी तरह जो डिजर्ट प्लांट्स हैं, जहाँ पानी की शदीद किल्लत है, वहाँ स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस में सनकन होंगे। सनकन का मतलब अंदर धंसे हुए, ताकि पानी कम से कम बाहर ज़ाया हो। और अब ज़रा देख लें, ये एपिडर्मिस के सेल्स हैं और ये एंड टू एंड एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, और इनके बीच बीच में कुछ अनयूजुअल से सेल्स होते हैं, इस तरह के किडनी और बीन शेप के सेल्स। इन बीन शेप के सेल्स के बीच में जो ओपनिंग है, इसको स्टोमा कहा जाता है। एक को स्टोमा, एक से ज्यादा हो तो स्टोमेटा। और दूसरी अहम बात याद रखने की ये है कि ये स्टोमेटा सिर्फ दिन को खुलते हैं, रात को बंद हो जाते हैं। फिर विद फ्यू एक्सेप्शंस, जो एक्वेटिक हैं वहाँ ये दिन रात खुले रहते हैं। पानी ज़्यादा अंदर आता है तो उसको निकालने के लिए दिन रात खुले रहते हैं, वरना ये लैंड प्लांट्स में दिन को ओपन होते हैं, रात को बंद होते हैं। अब ये जी, अगर ये रात में बंद होंगे तो रात में गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा? बंद होने का मतलब एयर टाइट बंद नहीं होते, थोड़ा सा गैप रह जाता है जिधर से ज़रूरत की गैस एक्सचेंज हो जाती है। क्योंकि दिन को बहुत ज़्यादा गैस एक्सचेंज है ना, फोटोसिंथेसिस प्लस रेस्पिरेशन, दो बड़े प्रोसेस चल रहे हैं, इसलिए दिन को बहुत ज़्यादा आमदरफ्त होती है, इसलिए इनको फुल खोला जाता है। रात को बंद होते हैं तो एयर टाइट बंद नहीं होते हैं, इतने बंद होते हैं कि वहाँ से ज़रूरत की थोड़ी बहुत गैस आती जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये याद रखें कि ये सेल बाय स्ट्रक्चर ऐसे बीन शेप के नहीं है। इनकी शक्ल असल में इस तरह से बैरल शेप के, बैरल शेप के कहो या आप इनको कहो ओवल शेप के, ये दो सेल्स हैं, और इनको कहा जाता है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स कहते हैं। इनकी खास पहचान ये है कि बाकी एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोफिल भी नहीं होता है, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। दूसरी बात यह है कि इनकी आमने सामने की जो सेल वॉल है वो काफी थिक होती है, और बाकी तमाम सेल्स की ये सेल वॉल एक जैसी होती है। इनकी आमने सामने वाली ये सेल वॉल काफी थिक है, काफी थिक होती है। तो दिन के वक्त जब धूप निकलेगी, आगे शायद मैकेनिज्म आएगा तो वहां तफसील बताऊंगा, फिलहाल इतना याद रखें। जब ये टर्जिट होना शुरू हो जाते हैं, टर्जिडिटी में क्या होता है, अंदर से टारगेट प्रेशर अप्लाई होता है। प्रेशर इधर भी अप्लाई होगा, ऊपर की तरफ भी अप्लाई होगा, नीचे की तरफ भी, और इस तरफ भी, चारों तरफ अप्लाई होगा। लेकिन जो थिक सेल वॉल है ये बाहर नहीं जा सकेगी, थिन वाली जल्दी बाहर आ जाएगी। नतीजा क्या निकलेगा, इस सेल की शेप यूं हो जाएगी। पहले ये पूरा फूल के बाहर गया है, ये अभी तक इसी तरह से अकड़ा हुआ है अपनी जगह पर, क्योंकि इस जगह की सेल वॉल थिक है। फिर जब काफी वक्त लगता है तो ये बाहर तो नहीं जा सकती, अंदर मुड़ सकती है। मुड़ने की वजह से अब क्या होगा, जो थिक सेल वॉल थी वो इस तरह कर्व हो गई, और बाकी नरम हिस्सा बाहर फैल गया। दोनों सेल्स के साथ ये हुआ, इस तरह से अब हो गई इनकी शेप किडनी वाली या बीन शेप की। तो इसको हम कहते हैं स्टोमेटा ओपन हुए। और रात को जब यहाँ से पानी एक्सऑस्मोसिस करके बाहर निकलेगा तो ये दोबारा टर्जिडिटी लूज करेंगे तो ऐसे हो जाएंगे। इस तरह से अमल जब होगा तो हम कहेंगे स्टोमेटा क्लोज। ठीक हो गया। स्टोमेटा क्लोज होने के बावजूद भी बहुत माइन्यूट सा गैप रहता है
जिसके थ्रू जरूरत की गैसेस आती जाती रहे। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, ये तो था स्टोमेटा का जिक्र। कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। अब आते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है ये जरा देख लें। डेफिनेशन इसकी ये है कि evaporation of water, evaporation of water from aerial parts of plants। पौधे के जो एरियल पार्ट्स हैं उधर से पानी का बुखारात बनकर उड़ जाना। बुखारात बनना तो आपके जहन में है ना, लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में चेंज होकर उड़ जाना, ये कहलाता है ट्रांसपायरेशन। अच्छा, ये नाम है बेटा, जरा तवज्जो से सुनेंगे तो मैं आपको क्लियर कर सकूं। पानी किसी बर्तन में रखा है, गर्म हो तो वो गर्म होकर एवापोरेट होता है, तो ये एवापोरेशन है। एनिमल के जिस्म से अगर ये काम हो, परस्पायरेशन, पसीना। प्लांट के जिस्म से ऐसा हो तो ट्रांसपायरेशन। इसका मतलब हम ट्रांसपायरेशन को प्लांट का पसीना भी कह सकते हैं। लेकिन ये ट्रांसपायरेशन रूट से नहीं होगा, स्टेम से और लीफ से होगा। एरियल पार्ट लिखा ना, स्टेम और लीफ से होगा। लेकिन ट्रू जो ट्रांसपायरेशन होता है वो स्टोमेटा के थ्रू लीफ से ही होगा। तो क्या होगा, यहां पर लीफ की लोअर एपिडर्मिस में, जैसे बार बार हमने कहा स्टोमेटा होते हैं, दिन के वक्त खोले जाएंगे तो क्या होगा, ये सेल्स हैं नॉन एपिडर्मल सेल्स, और ये स्टोमेटा ओपन हुआ है, और अब इसके इनसाइड से, ये पूरा लीफ है पर सेल, लीफ पर धूप पड़ेगी। यहाँ सेल्स थे ना इस तरह से, मीजोफिल के सेल थे जिनके बीच में गैप था, उस गैप में पानी भरा हुआ था। जब धूप पड़ेगी लीफ पर तो पानी गर्म होगा, गर्म होने से हरकत ज्यादा हो जाएगी इनके मॉलिक्यूल्स की, तो एक दूसरे में डिस्टेंस बढ़ेगा तो वो गैस बन जाएगा। अब वो गैस यहां से बाहर निकल जाएगी, इसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। लेकिन इसका मैकेनिज्म इस तरह से बनाया जाता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड याद आया? जुड़े हुए हैं, तो ये मॉलिक्यूल जब हवा चलेगी बाहर लटकेंगे, ये उड़ जाएगा तो ये खींच के दूसरे को लाएगा, वो उड़ जाएगा तो तीसरे को, तो ये आते रहेंगे और इधर से निकलते रहेंगे। तो इस ट्रांसपायरेशन के कई फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि इसकी वजह से एक पुल क्रिएट होता है, मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे को खींचने का अमल शुरू हो जाता है, ये ट्रांसपायरेशन पुल कहलाता है। यही ट्रांसपायरेशन नीचे से पानी को रूट से लीफ तक आने में मदद देता है, एक फायदा इसका ये। दूसरा, प्लांट का टेम्परेचर हर वक्त मेंटेन रहता है। आप जरा गौर करें, हर जानदार टेम्परेचर से मुतासिर होता है, लेकिन धूप में हम तो साये में आते हैं, प्लांट बेचारा तो उधर ही खड़ा है, तो गर्मी उसको क्यों नहीं लगती है? इसलिए कि जमीन के नीचे से मुसलसल पानी आकर पौधे के पूरे वजूद से गुजरते हुए लीफ से बाहर निकल जाता है। तो गर्म वाला पानी बाहर निकलेगा, ठंडा पानी आएगा, तो ये चलता रहेगा पानी, तो पौधे का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मेंटेन रहेगा। एक फायदा ये था। दूसरा फायदा, तीसरा फायदा ये है कि जब ये ट्रांसपायरेशन होती है तो नीचे जमीन से आने वाला पानी अपने साथ मिनरल्स को भी मिला के ला रहा है ना, मिनरल के सॉल्यूशन की शक्ल में आ रहा है, वो मिनरल्स इधर ही रह जाते हैं, पानी निकल जाता है, नया पानी आता रहेगा, नए मिनरल्स आते रहेंगे, इधर से फिर मिनरल का स्टॉक खत्म नहीं होगा। ये बड़े फायदे हैं ट्रांसपायरेशन के। और यहाँ पर इसका जिक्र करने का सिर्फ एक मकसद है, ये ट्रांसपायरेशन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीफ, उसके लिए बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं प्लांट में ट्रांसपोर्ट से क्या मतलब है। सबसे पहले जनरली ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है, ये आपके जहन में है? ट्रांसपोर्ट का मतलब सर कैरी करना, मुंतकिल करना, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस इज ट्रांसपोर्ट। अब एक पौधे में ट्रांसपोर्ट से क्या मुराद है, ये फर्ज करें एक पौधा है, इसकी शाखें और लीफ और सब कुछ है। पौधे की रूट्स जमीन के अंदर है,
रूट के दो काम हैं, एक तो इस पौधे को यहाँ एंकर करना, जमा के रखना, दूसरा इधर से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके ऊपर तक पहुंचाना। तो यहाँ से पानी और मिनरल्स दोनों मिलकर पौधे के ऊपर वाले हिस्सों में चले जाएंगे। एक ट्रांसपोर्ट ये है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स और मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू लीफ। ट्रांसपोर्ट का एक पोर्शन ये है। ये सब जब अंदर ऊपर जाएंगे लीफ में, तो इनको जोड़ तोड़ करके क्या बनाया जाएगा, खुराक। फोटोसिंथेसिस होगी तो फूड यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेगी। अब वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिर्फ लीफ की जरूरत नहीं है, वो लीफ की भी, ब्रांच की भी, स्टेम की भी, रूट की भी जरूरत है। लिहाजा अब वो जो रेडीमेड मटेरियल है वो लीफ से हर डायरेक्शन में सफर करेगा। तो ट्रांसपोर्ट का दूसरा मफहूम ये, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होगा, रूट टू लीफ, वन डायरेक्शनल है। लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मल्टी डायरेक्शनल है। जिस जगह बना है वहां से नीचे की तरफ भी आ सकता है, ऊपर की तरफ भी जा सकता है, दाएं बाएं भी जा सकता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम रूट टू लीफ हमेशा, जबकि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ये हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से, इसी चैप्टर में इन दोनों को अलग अलग करेंगे। तो पहले देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो सॉइल से लीफ तक होता है वो कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, लेकिन सिर्फ वाटर नहीं कहना चाहिए, ये खालिस पानी नहीं है, वाटर एंड मिनरल्स। तो बाज़ औक़ात मिनरल्स लिखते नहीं हैं, वजह क्या है, पानी के ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो मिनरल तो उसमें हल होकर खुद ही आ रहे हैं, लेकिन ये असल में एक सोल्यूशन का सफर है। ये दो मरहलों पर मुश्तमिल है, गौर से देखना बेटा, दो मरहलों पर मुश्तमिल है। पहला मरहला एब्जॉर्प्शन या अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कहलाता है। ये बहुत मुख्तसर सा सफर है। दूसरा कहलाता है एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप, ये सेप क्या है ये भी मैं बताता हूं आपको, एसेंट क्यों कहते हैं ये भी आपको बताता हूं। पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यहां फिर एक पौधे को जहन में रखें, ये फर्ज करें एक पौधा है तो ये उसकी रूट्स हैं। तो रूट के अंदर दाखिल होने को एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं, अपटेक भी कहते हैं। लेकिन ये टर्म जब इस्तेमाल करेंगे तो एक धोखा हो सकता है। अपटेक से ऐसा लगता है कि ऊपर जा रहा है, ऊपर अभी नहीं जा रहा है। ये बहुत मुख्तसर सा हॉरिजॉन्टल सफर है, सॉइल टू इनर पार्ट ऑफ रूट। उसके बाद एसेंट ऑफ सेप, ये सबसे लंबा सफर है। एक सफेदे को जहन में रखें, सफेदे के सॉइल से रूट के अंदर आने को हम एसेंट अपटेक या एब्जॉर्प्शन कहते हैं। रूट से लेकर उसके ऊपर ऊंचे लीफ तक जाने को एसेंट ऑफ सेप कहते हैं। लेकिन पहले कौन सा काम होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। फिर मैं एक मिसाल बताता हूँ अक्सर ऐसे, मसलन आपने यहाँ से इस्लामाबाद जाना है बाय एयर, तो सारा शोशा जहाज के टिकट का होता है। मैंने टिकट लिया है, उस दिन टाइम ये है, मैंने जाना है इस्लामाबाद वगैरह। लेकिन इस्लामाबाद कब जाएंगे, पहले एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो जाएंगे ना। एयरपोर्ट तक कैसे जाएंगे, उसका कहीं जिक्र नहीं होता। किसी गाड़ी में, किसी टैक्सी में, किसी बाइकिया में जाएंगे एयरपोर्ट, पहले एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो फिर आपका टिकट भी काम का है, आपका वो एंजॉयमेंट भी दूसरे बना देगा। ये वही बाइकिया वाला सफर है जो पहले होगा एयरपोर्ट तक, तो उसके बाद फिर आप फ्लाई करेंगे। पहले ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और अपटेक ऑफ वाटर इन रूट। तो एक दफा फिर हमें रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। इधर रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर हमने कल भी डिस्कस किया है। सबसे बाहर
एपिडर्मिस कितने लेयर्स थिक? सिंगल लेयर। और एपिडर्मिस के सेल्स की खास बात क्या थी? इसमें ये रूट हेयर्स थे। रूट हेयर एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाता। कैसे? थोड़ा तवज्जो करें। अगर ये यूं मोड़ ना होता तो ये फासला तो इतना सा था ना, अगर सीधी होती सेल वॉल तो इतना सा फासला था यार, लेकिन जब ये टर्न लेता है तो इस पोर्शन पर सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इस एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स। यहां चंद चीजें आपको एक्स्ट्रा जहन में रखने की है। मैंने पहले भी कहा है कॉर्टेक्स के सेल्स की लेयर्स ज्यादा है। इसके बाद कौन सी लेयर थी? एंडोडर्मिस, ये सिंगल लेयर थी। एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल, ये भी सिंगल लेयर थी। उसके बाद अंदर आएगा जाइलम, और जाइलम का जिक्र यहां फ्लोएम का नहीं कर रहे इसलिए कि पानी को, मिनरल्स को यहां से ऊपर ले जाने का जिम्मेदार जाइलम है, फ्लोएम नहीं है। ये तरतीब है रूट की इनर स्ट्रक्चर। अब यहां पर दो चीजें याद रखने वाली थी। एक ये है कि ये सारे जितने सेल्स हैं ना, जाइलम के अलावा, ये जाइलम है, जाइलम के अलावा जितने सेल्स हैं ये आपस में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के फ्यूजन की वजह से मखसूस पॉइंट्स पर जुड़े हुए हैं। इन मखसूस पॉइंट्स को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। याद रखेंगे ना ये, इस कनेक्शन को प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। एक ये बात याद रखनी थी। दूसरा जो एंडोडर्मिस है, ये वाली है ना एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस की सेल वॉल पर कुछ मखसूस जगहों पर ये कुछ सेल वॉल इजाफी स्ट्रक्चर्स रखती है। वाटर प्रूफ सब्सटेंसेस हैं, ये वाटर प्रूफ है, इधर से पानी क्रॉस नहीं हो सकता। इनका अलग से नाम है, अभी मैं जहन से निकल गया, मैं बताता हूं अभी आपको। इस वक्त हमारा डिस्कशन ये है पानी यहां सॉइल से इधर जाइलम तक कैसे पहुंचेगा। पहले जाइलम तक पहुंचेगा तो फिर ऊपर जाएगा। तो यहां पर पानी किस तरह से है बाहर, ये छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स हैं और इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में वाटर फिल्म है। ये पानी इन जर्रों के साथ चिपका हुआ है, इसको क्या कहेंगे? वाटर फिल्म। और हम सब ये जानते हैं मॉलिक्यूल चाहे गैस के हों, लिक्विड के हों या सॉलिड के, वो जहां ज्यादा हों वहां से कम की तरफ खुद ब खुद मूव करते हैं। अलबत्ता पानी के मॉलिक्यूल मूव करें तो ऑस्मोसिस कहलाता है, सॉल्यूट मूव करें तो डिफ्यूजन कहलाता है। यहां से पानी अंदर तक 3 जराए से पहुंचता है या 3 मेथड से पहुंचता है। इनके नाम रखे गए हैं एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट पाथवे एक है, सिम्प्लास्ट पाथवे और वेक्यूलर पाथवे। मैं दोबारा बताता हूं, सॉइल से पानी रूट में दाखिल होकर जाइलम तक कितने रास्तों से अंदर आएगा? 3, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वेक्यूलर पाथ। पहले एपोप्लास्ट, ये पानी सेल वॉल टू सेल वॉल सफर करता है। सेल वॉल टू सेल वॉल सफर क्यों? आपने अक्सर देखा है, चने पकाए होंगे, चनों को पकाने से पहले क्या करते हैं? भिगो कर रखते हैं। भिगोने से क्या होता है? पानी अब्जॉर्ब करता है, फूल के बड़ा होता है। लकड़ी या सेलुलोज की खूबी यह है कि जब उसको पानी में डाला जाए तो वो पानी में हल हुए बगैर पानी एब्जॉर्ब करके खुद फूल जाता है। इस फूलने के अमल को कहते हैं एम्बिबिशन। क्या कहते हैं इसको? एम्बिबिशन। एक और, ठीक है, एम्बिबिशन। तो सबसे पहले क्या होगा, आप खुद अंदाजा लगाएं, ये जो पानी है
ये इस सेल की सबसे पहले किस चीज से इन कांटेक्ट आएगा? सेल वॉल। रूट हेयर में भी सेल वॉल है ना, सबसे पहले सेल वॉल के साथ इन कांटेक्ट आएगा। तो ये सेल वॉल सेलुलोज की है, ये पानी एब्जॉर्ब करके फूल जाएगी। जिस तरह चने फूले थे इसी तरह ये फूलने के बाद ये पानी चलता रहा, इससे इस सेल वॉल, इससे इस सेल वॉल, और सेल वॉल टू सेल वॉल होते हुए एपिडर्मिस तक पहुंच गया। एपिडर्मिस में ये वाटर प्रूफ जो स्ट्रक्चर थी जिसका नाम अभी तक जहन में नहीं आया, यहां पहुंच के ये रास्ता रुक जाता है। इसलिए कि ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है, इसको देखें अभी खुद आके, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ये वाटर प्रूफ है, ये पानी को इधर से आगे ले जाने देंगे। तो अब क्या हुआ, सिर्फ ये रास्ता तो नहीं था ना, ये सेल वॉल सारी की सारी इधर तक ये सारी फूल गई है, इम्बाइब हो गई है, लेकिन इधर आके कैस्पेरियन स्ट्रिप ने रोका है। ये रास्ता कहलाता है एपोप्लास्ट पाथवे, ट्रेवलिंग ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स थ्रू सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स, दैट इज कॉल्ड एपोप्लास्ट पाथवे। ठीक हो गया बेटा? अब क्या होगा, जब इस सेल की सेल वॉल जितनी गुंजाइश थी इतना पानी एब्जॉर्ब करके इम्बाइब हो गई, तो मजीद पानी कहाँ आएगा? इसके अंदर आएगा, अंदर आके साइटोप्लाज्म में भर जाएगा, भरेगा ना। साइटोप्लाज्म जब इसका भरेगा तो अब प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए दूसरे सेल में, दूसरे के प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में, एक सेल से दूसरे तक होते होते ये पानी पहुंच गया पेरिसाइकिल तक, जाइलम के सेल में प्लाज्मोडेस्माटा में। तो ये रास्ता यहां आकर रुक गया। इसको क्या कहते हैं? सिम्प्लास्ट। सिम का मतलब है मिला हुआ, तो यहां साइटोप्लाज्म मिला हुआ था उस रास्ते से। अब आएगा तीसरा रास्ता, ये भी समझ में आ गया? प्लाज्मोडेस्माटा टू प्लाज्मोडेस्माटा जो ट्रेवलिंग हो रही थी उसको क्या कहते हैं? सिम्प्लास्ट पाथवे। अब तीसरा आ गया वेक्यूलर पाथवे। हमें मालूम है कि प्लांट के सेल में एक वेक्यूल भी होता है, तवज्जो चाहूंगा बेटा, ये इधर कंफ्यूजन हो सकता है। सबसे पहले इस सेल की सेल वॉल ने जितना पानी एब्जॉर्ब कर सकती थी कर लिया, बचे हुए पानी को इसने कहां भेजा? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि साइटोप्लाज्म जुड़ा हुआ था इसलिए एक्स्ट्रा पानी गया उधर। जब इन सब सेल्स का साइटोप्लाज्म भी पानी से भर गया तो अब आखिरी ऑप्शन क्या रहा? ये पानी इस वेक्यूल के अंदर जाएगा। वेक्यूल के अंदर जाएगा तो वेक्यूल फूलेगा कि नहीं? टर्जिडिटी होगी कि नहीं? जब ये टर्जिडिटी हो जाएगी इसमें, तो साइटोप्लाज्म का जो बचा हुआ पानी था वो पानी अब अगले सेल में जाएगा। अगला सेल का भी वेक्यूल फूलेगा तो बचा हुआ पानी अगले में, उसका वेक्यूल फूलेगा उससे अगले में। इस तरह वेक्यूल्स के फूलने की वजह से एक सेल का ये मटेरियल दूसरे में चला गया। होते होते क्या हुआ? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की जगह दूसरे रास्ते से इस सेल में पानी भर गया, ये इम्बाइब भी हुआ, टर्जिड भी हुआ, तो पानी मिलाकर जाइलम तक पहुंच गया। तो ये तीन रास्ते थे। अब एक छोटा सा जुमला, सेल शेप किसे कहते हैं? सेल शेप तवज्जो है? देखें, जब मैंने कहा बाहर सॉइल में वाटर और मिनरल्स मौजूद थे, जब तक ये बाहर थे इनको हम वाटर एंड मिनरल ही कह रहे थे, लेकिन जो ही ये सेल के अंदर आ गए, चाहे उसके साइटोप्लाज्म में हो या उसके वेक्यूल में हो, इसी सॉल्यूशन को सेल शेप कहा जाता है। बाहर कुछ और नाम था, अंदर आने के बाद उसका नाम बदला। बाहर क्या था? ये वाटर एंड मिनरल्स। यही वाटर एंड मिनरल जब सेल के अंदर आए, अब चाहे उसके साइटोप्लाज्म में हो या वेक्यूल में, उनको अब क्या कहेंगे? सेल शेप। तो यहाँ जो जाइलम में पहुंचा वो क्या था? सेल शेप था। अब इसी सेल शेप को यहाँ जाइलम के थ्रू ऊपर ले जाएगा, इसलिए उसको अब क्या कहेंगे? एसेंट ऑफ शेप, यानी सेल शेप का ऊपर चढ़ना। ठीक हो गया बेटा? सर ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हमारे पास ये पानी को रोकती है ना, जी जी। तो कोई फायदा नहीं रोकना? फायदे की बात नहीं है, ये शायद लिमिटेशंस हैं, जरूरत से ज्यादा कहीं फैल ना जाए इसलिए बीच बीच में इग्नोर करना है।
तो उधर से इन्होंने बाईपास करके यहाँ से गया, दूसरे रास्ते से आ गया। ये थ्योरेटिकली कहा जाता है यहाँ रुक जाता है, रुकता नहीं है। ये सेल वॉल भी तो आस्ता आस्ता यहाँ जो पानी आएगा उससे ये भी इम्बाइब हो जाएगी, फिर खुद ब खुद दूसरे में चला जाएगा।